उसे लगा कि उसके पास एक पुख्ता अलीबी है, एक YouTube लाइव स्ट्रीम जिसमें टाइम स्टैम्प और सबूत है। मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मैं सचमुच पी कर गाड़ी चलाने वाला हूँ। मैं गेम में कह रहा हूँ, आज रात घर से बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन इस यूट्यूबर ने एक बात भूल गई, आपकी इंटरनेट हिस्ट्री कभी सच में डिलीट नहीं होती। वो ऐसा दिखता था जैसे कोई घर पर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो खेल रहा हो और कुछ भी साबित नहीं करता कि आप उस डिवाइस पर शाम 6 बजे से आधी रात तक थे। और रसीदें एक खतरनाक खुलासे की ओर इशारा करती हैं। स्टीफन, तुम्हें हत्या के लिए गिरफ्तार किया जाता है। ये स्कैंडल है जिसे लॉ एंड क्राइम पेश करता है। मैं सियरा गिलेस्पी हूँ। छुट्टियां परिवार व दोस्तों संग बिताने का समय है, जब हम साल भर के पलों को याद कर प्रियजनों के साथ उन्हें संजोते हैं। और यही संदेश यूट्यूबर स्टीफन मकलो ने दिसंबर 2022 में अपने लगभग 37,000 सब्सक्राइबर्स को दिया था। मेरे जीवन में कम प्रियजन हैं, पर जिन्हें चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ। इसलिए जब स्टीफन की गर्भवती गर्लफ्रेंड नटाली मैकनाली को उनके नॉर्दर्न आयरलैंड के घर में बेरहमी से मृत पाया गया, तो ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। क्या तुम्हें लगता है वो प्रेग्नेंट है? हाँ, मुझे लग रहा है कि वो सांस नहीं ले पा रही है और तुम कह रहे हो कि वो ठीक है। कृपया। ठीक है। शुरुआत में जासूसों ने स्टीवन को जिम्मेदार मानकर गिरफ्तार किया, लेकिन जब उसने 6 घंटे के YouTube लाइव स्ट्रीम का ठोस एलिबी दिया, तो उसे संदिग्धों की सूची से हटा दिया गया। बाद में जब जासूसों ने और करीब से जांच की, तो उन्होंने एक डरावनी सच्चाई का खुलासा किया। उन दुनिया को बता रहा था कि वो 18 दिसंबर को लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला है। आपके डिवाइस पर 6 से 12 के बीच कोई गतिविधि नहीं है। आज का घोटाला हमें लर्गन, नॉर्दर्न आयरलैंड ले जाता है, जो काउंटी आर्माग का बड़ा शहर है। लर्गन 32 साल की नटाली मैकनाली का घर था। नटाली का परिवार कहता है वो बहुत प्यार करने वाली थी। वो ऐसी महिला थी जो हमेशा सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर रहती थी। वो अपने दोस्तों और परिवार के लिए हमेशा वहां थी जब उन्हें सहारे या हौसले की जरूरत होती थी, कोई जो अच्छे और बुरे दोनों समय में उनका साथ देता था। और यही तो नटाली उस रात 18 दिसंबर 2022 को कर रही थी। नटाली के बॉयफ्रेंड स्टीफन मकलॉ ने वोट सैक्सटन 7 अकाउंट से यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम होस्ट की थी। उस चैनल के 37,000 से अधिक सब्सक्राइबर थे और स्टीफन अक्सर वीडियो गेम की लाइव स्ट्रीम करते थे। छुट्टियों में 18 दिसंबर को उन्होंने स्ट्रीम का टाइटल वायलेंट नाइट क्रिसमस रखा। नटाली और स्टीफन की मुलाकात अगस्त 2022 में बम्बल पर हुई और जल्द ही उनका रिश्ता शुरू हो गया। नवंबर में उन्होंने घोषणा की कि वे दोनों एक लड़के की उम्मीद कर रहे हैं, जिसे नटाली डीन नाम देना चाहती थी। 18 दिसंबर 2022 को नटाली, जो हमेशा साथ देने वाली और प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड थी, ने स्टीफन को उनके आने वाले लाइव स्ट्रीम के लिए शुभकामनाएं भेजी। रात 8:24 बजे वो यूट्यूब पर स्टीवन की स्ट्रीम देखने के लिए लॉग इन हुई और शायद यही देखा। ये क्रिसमस है, साथ रहने का वक्त है। तो जैसे जब भी मैं ब्रेक लेता हूँ, किसी अपने को मैसेज कर दीजिए, आप जानते हैं, या किसी दोस्त को, या बस आप जानते हैं परिवार के सदस्य को, किसी ऐसे को जिससे आपने लंबे समय से बात नहीं की हो। क्या मैं छोटा मैसेज भेजकर कह सकता हूँ, मेरी क्रिसमस, सब कैसा है? शायद वो कोई ऐसा है जिससे आपका झगड़ा हो गया हो, या कोई ऐसा जिससे आपने बस बहुत समय से बात नहीं की है, क्योंकि आप जानते हैं यही जिंदगी है। जिंदगी में बहुत कुछ आ जाता है। उन्हें एक छोटा सा मैसेज भेजिए, चलिए मेरी क्रिसमस। ये बिल मरे ने स्क्रूज्ड फिल्म के अंत में जो कहा था वैसा ही है। आप जानते हैं कभी देर नहीं होती। क्या कोई है जिसे हम फोन कर सकते हैं? या मैसेज करें, मेरा मतलब है मुझे नहीं पता। उन्हें मैसेज भेजें, क्या यही सही तरीका है बोलने का? मुझे नहीं पता। मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा अपने लोग नहीं हैं, लेकिन जिन्हें मैं चाहता हूं उन्हें पूरे दिल से चाहता हूं। तो आप जानते हैं, कम से कम मेरे पास ये तो है। ये असली लाइव स्ट्रीम की क्लिप्स हैं जो उस रात स्टीवन ने डाली थी। इस स्ट्रीम में वो बताता है कि स्टीवन की चैट फीचर बार बार काम नहीं कर रही थी और इसका ऐलान हो रहा था। चूंकि ये स्ट्रीम सॉफ्टवेयर थोड़ा गड़बड़ है, मैं लाइव चैट नहीं देख सकता, जो अफसोस की बात है। अब आप सब आजादी से बात कर सकते हैं।
मैं कभी कभी अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके चैट देख सकता हूँ, लेकिन मैंने तय किया है कि मुझे वो लाइव स्ट्रीम्स बिल्कुल पसंद नहीं हैं जहाँ लोग बस बैठकर कमेंट्स पढ़ते रहते हैं और कहते हैं, हे भगवान मुझसे सवाल पूछो भाई। अगर मैं फ़ोन पर ज़्यादा देर रहूं तो सिर्फ टिकटॉक स्क्रॉल करता रहूंगा, और टिकटॉक पर स्क्रॉल करते हुए मैंने जितना समय बर्बाद किया है वो यकीन करना मुश्किल है। तो हाँ, फ़ोन दूर रख देता हूं। मैं लाइव चैट नहीं देख सकता क्योंकि देखने पर सब कुछ फ्रीज हो जाता है और OBS गड़बड़ हो जाता है। तो मुझे इस बात की चिंता कि स्ट्रीम क्रैश होगी या नहीं, उसे दूर करना होगा, वरना ये पूरी चीज़ पर असर डालेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल, कमेंट, राय या ऐसा कुछ है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि ये वैसा हो, ठीक है, जैसे पहले जब आप बिग ब्रदर देखा करते थे, जब E4 पे पूरी रात का लाइव स्ट्रीम चलता था और वो बस घर का लाइव फुटेज होता था। ये कुछ वैसा ही होने वाला है। तो आप जानते हैं, आप कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, ऐसा ही कुछ। और इस बीच मैं बस गेम खेलने पर ध्यान दूंगा। सब ठीक है, सब ठीक है। ये जरूरी है क्योंकि लाइव स्ट्रीम के दौरान क्रिएटर्स फॉलोअर्स से बातचीत, चैट और कमेंट्स पढ़ सकते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। स्टीवन बताते हैं कि उस दिन उनकी चैट नहीं चल रही थी। वो कुछ घंटे बाद स्ट्रीम छोड़कर दिखाते हैं कि वो ब्रेक ले रहे हैं। मैं 5-10 मिनट में लौटूंगा, आप भी कुछ खा लीजिए। क्या ये सब सिर्फ अपना अलिबी मजबूत करने का एक बहाना है? स्टीवन कई बार अजीब विषयों पर चर्चा करते हैं, जैसे पुलिस की बर्बरता। जैसे मैं हाल ही में कहीं पढ़ रहा था, पिछले 12 सालों में जितनी पुलिस फोर्स हमने खो दी है वो वाकई डरावना है, और इसमें कोई हैरानी नहीं कि अपराध बढ़ रहा है। इसीलिए मुझे सिर्फ वीडियो गेम में अपराध करना पसंद है। इससे चीजें आसान रहती हैं दोस्त। एक बार स्टीफन यहाँ तक कहता है कि किसी अपराध को हादसे जैसा दिखाना चाहिए, इससे पहले कि वो लाइव स्ट्रीम में नताली का नाम लेता है। हाँ, यही तो भौतिकी है, यही असली दुनिया में होता है। बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहिए, असल में नहीं। स्ट्रीम करीब 6 घंटे चलती है जब तक स्टीवन इसे खत्म नहीं कर देता। मुझे लगता है मैं ये स्ट्रीम यहीं खत्म कर दूंगा जब कोई नहीं देख रहा। बस इतना कहकर सभी को मेरी क्रिसमस। ये वो समय है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं, और जब हम छोटे होते हैं तो बहुत उत्साहित हो जाते हैं, और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम और भी ज्यादा संदेहवादी हो जाते हैं और ऐसी ही बातें सोचने लगते हैं, और फिर हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां हमें एहसास होता है कि अब ये हमारे बारे में नहीं है, अब ये नई पीढ़ी के बारे में है, और ये उस प्यार को जिंदा रखने और आगे बढ़ाने के बारे में है। और मुझे लगता है कि यही वो चीज है जिसे करने के लिए मैं सबसे ज्यादा उत्साहित हूँ, सच में। करीब 24 घंटे बाद नैटली से कोई खबर न मिलने पर स्टीफन लर्गन में उसके घर जाता है और वहीं उसे उसकी लाश मिलती है, और वो 999 इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है। माफ कीजिए, क्या मरीज सांस ले रहा है? नहीं, वो ठंडी है। ठीक है, सुनिए, कृपया आपातकालीन पते का क्या पता है? पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। क्या आपको लगता है वो गर्भवती है? हाँ। मुझे सांस नहीं आ रही और आप इसे कूल कहती हैं? ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ठीक है? तुम मेरे साथ लाइन पे रहो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। सुनो, अगर डिफिब्रिलेटर उपलब्ध है तो किसी और को उसे लाने के लिए भेजो, ताकि अगर हमें यहाँ उसकी जरूरत पड़े तो हमारे पास हो। जब भी तुम्हारे पास आ जाए मुझे बताना, ठीक है? क्या तुम्हारे साथ कोई और है तो जाओ और डिफिब्रिलेटर ले आओ। नहीं, हर जगह खून फैला हुआ है। मेरी बात सुनो, मैं व्यवस्थित हूँ और तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अब तुम लाइन पर बने रहो, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक ठीक बताऊंगी कि क्या करना है। नताली को बुरी तरह पीटा और बार बार चाकू मारा गया। एक बार उसकी जोगलर नस पर भी वार हुआ। एक फोरेंसिक डॉक्टर बाद में ये निर्धारित करता है कि उसकी गर्दन की कई हड्डियां टूटी हुई हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि उसका गला भी घूटा गया था। इसके अलावा नताली के सिर पर भी कुंद वस्तु से लगी चोटें हैं, यानी उसके चेहरे और गर्दन पर कम से कम 5 बार वार किया गया। नताली और उसके अजन्मे बेटे डीन को मृत घोषित किया जाता है और हत्या की जांच शुरू होती है। जासूस तुरंत स्टीवन पर शक करते हैं। उसे जल्दी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन 6 घंटे की YouTube लाइव स्ट्रीम एलिबी देने पर जल्दी रिहा हो जाता है और जांचकर्ता उसकी जांच छोड़ देते हैं।
इस दौरान स्टीवन दुखी प्रेमी की भूमिका निभाता है। नताली की प्रार्थना सभा में खुलकर शोक मनाता है, उसकी मौत पर एक स्मृति वीडियो बनाकर पोस्ट करता है और यहाँ तक कि जांचकर्ताओं का ध्यान उसके पूर्व प्रेमी की ओर भी दिलाता है ताकि उसे संभावित संदिग्ध के रूप में देखा जाए। फिर भी कुछ जासूसों को स्टीवन के बारे में अजीब सा एहसास होता है, तो इस लाइव स्ट्रीम एलिबी के बावजूद वे हत्या के समय उसकी मौजूदगी की जांच करते हैं और जल्द ही एक भयानक सच्चाई का पता लगाते हैं। नताली की हत्या की रात स्टीवन ने जो लाइव स्ट्रीम पोस्ट की थी असल में लाइव नहीं थी। असल में तकनीकी विशेषज्ञ ये पता लगाने में सक्षम थे कि स्टीवन ने पूरी घटना को उस रात से काफी पहले रिकॉर्ड कर लिया था जिस रात इसे प्रकाशित किया गया था। याद है जब स्टीवन ने कहा था चैट नहीं चल रही थी? मुझे हैरानी है कि मैं अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके भी लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने से मेरा इंटरनेट प्रभावित होगा। और इस स्ट्रीम के साथ तो ये अच्छा है ना? चैट काम कर रही थी, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड किया गया था जिससे दर्शकों की चैट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। इसलिए उसने दिखाया कि चैट में खराबी है। इसका मतलब जब स्टीफन ने दावा किया कि वो लाइव जा रहा है, असल में वो नताली की जान ले रहा था। रविवार 18 दिसंबर को 4 बजे से स्टीफन तो आप वीडियो का अध्ययन कर रहे हैं पर शुरुआत में ही छोड़ दें तो सिर्फ 4 बजे से ही 18 दिसंबर को वो दुनिया को बता रहा था कि वो 6 बजे से लेकर आधी रात तक लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला है। उसके पास भेजा था एक ट्विटर पोस्ट और एक इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें लिखा था कि वो लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। 1 नाइट क्रिसमस लाइव गेमिंग स्ट्रीम। वो ऐसा दिखाता है कि वो घर पर है। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो खेलते हुए बैंक कर पैसा नहीं। आपके डिवाइस पर अब आपके डिवाइस की जांच की गई है। जैसे ये खत्म होगा मैं आपसे फिर मिलूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये दर्शाए कि आप उस डिवाइस पर 6 बजे से लेकर आधी रात तक थे। 18 दिसंबर को आपके डिवाइस पर 6 बजे से 12 बजे के बीच कोई गतिविधि नहीं है। जांच में पता चला कि 18 दिसंबर नताली की हत्या के दिन स्टीफन ने शाम 6 बजे के लिए 4 बजे लाइव स्ट्रीम शेड्यूल की थी। पहले से रिकॉर्ड किया वीडियो लाइव होता है और सिर्फ आधे घंटे बाद शाम 6:36 बजे स्टीफन सीसीटीवी में अपने घर से भेष बदलकर निकलते दिखते हैं। कुछ मिनट बाद उनका वीडियो है जिसमें वे बस से नताली के घर जाते दिखते हैं। डोरबेल कैमरे का वीडियो बाद में दिखाता है कि स्टीफन रात करीब 8:51 बजे नताली के घर के पास पहुंच रहे हैं। करीब 1 घंटे बाद रात 9:31 बजे स्टीफन उसी डोरबेल कैमरे में कैद होते हैं, इस बार नताली के घर से बाहर जाते हुए। उसके बाद उन्हें टैक्सी बुलाते और अपराध स्थल से भागते हुए देखा जाता है। वे अपने घर की ओर जा रहे हैं। करीब 24 घंटे बाद स्टीफन अपराध स्थल पर लौटे। उन्होंने नाटक किया कि उन्हें नताली का शव मिला है और 911 एक इमरजेंसी लाइन पर कॉल किया। जब जांचकर्ताओं ने आखिरकार सारी जानकारी इकट्ठा कर ली तो स्टीफन को 31 जनवरी 2023 को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया। स्टीफन, आपको हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप पूछताछ में कुछ नहीं बताते और बाद में अदालत में भरोसा करते हैं तो आपके बचाव को नुकसान हो सकता है। आपकी कही हर बात सबूत बन सकती है। यही है। रुको स्टीफन, टांके। पूरे मामले को लेकर संदेह के चलते उत्तरी आयरलैंड पुलिस सेवा ने एक बयान जारी किया जिसमें आंशिक रूप से ये कहा गया। मकूलो को पूरा विश्वास था कि वो बच जाएगा और खुद को पीड़ित दिखा रहा था, चाहे वो उसके दोस्तों में हो, मिकनाली परिवार में या लर्गन के आम लोगों के बीच। ये युवा महिला जो बहुत प्यारी बेटी और बहन थी, 15 हफ्ते की गर्भवती थी और एक माँ के रूप में अपनी बाकी जिंदगी की योजना बनाने को लेकर बहुत उत्साहित थी। यहीं पर उसने लगातार और चौंकाने वाली हिंसक हमला किया जिससे नताली और उसके अजन्मे बेटे की जान चली गई। ये एक ऐसा हमला था जिसने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया।
ये न केवल स्वभाव में बेहद क्रूर था, बल्कि इसे बहुत सोच समझकर और ठंडे दिमाग से पहले से ही योजना बनाकर अंजाम दिया गया था। एक परिवार गहरे दुख में है। उन्होंने अपनी प्यारी नताली और उस छोटे बेटे को खो दिया जिसे वे परिवार में लाना चाहते थे। स्टीफन पर हत्या का आरोप लगा क्योंकि उत्तरी आयरलैंड में भ्रूण हत्या के लिए अलग आरोप नहीं है। स्टीवन ने इस आरोप में खुद को निर्दोष बताया और उसका मुकदमा 16 फरवरी 2026 को बेलफास्ट क्राउन कोर्ट में शुरू हुआ। ये लगभग 6 हफ्ते तक चला, इससे पहले कि 12 लोगों की जरी ने सर्वसम्मति से दोषी का फैसला सुनाया। इस साल 3 जून को एक जज ने तय किया कि उसे कम से कम 31 साल जेल में रहना होगा। ठीक है, हमें इस मामले का नतीजा पता है। लेकिन हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? मैं इसमें और गहराई से जाना चाहती हूँ और इसके लिए आज के हमारे मेहमान को बुलाते हैं। ये हैं शो के दोस्त और अंतर्राष्ट्रीय वकील डेविड टो डिफ्योरे। डेविड, आपको देखकर अच्छा लगा, आने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह स्कैंडल। और चलिए थोड़ा समय पीछे चलते हैं, जब कोई सजा नहीं हुई थी, कोई दोष सिद्धि नहीं हुई थी। शुरुआत में हमारे पास 32 साल की नताली है जिसकी हत्या कर दी गई थी। सच्चे अपराध की दुनिया में हम अक्सर यही बात कहते हैं, शायद यहाँ भी लागू हो। अक्सर पति, बॉयफ्रेंड या कोई करीबी ही होता है। क्या जांचकर्ता पहले इन्हीं पर ध्यान देते हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है, और खास बात यह है कि आरोपी को भी ये बात पता थी, इसलिए उसने असल में उसके एक्स बॉयफ्रेंड पर शक दिलाने की कोशिश की और यही उसकी चालबाजी का हिस्सा था। लेकिन उसे 2 बार गिरफ्तार किया गया था, तो शुरू में उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था जब वे उसके अपार्टमेंट में पहुंचे जहां लाश थी। उन्हें वहां कुछ ऐसा जरूर दिखा होगा जिससे शक हुआ। भले ही वो कह रहा था कि अभी आया और पाया, लेकिन शायद उसी ने हत्या की थी। और फिर उसने, जैसा कि आप शायद पहले ही बात कर चुके हैं, एक अलिबी बनाने का ये तरीका अपनाया। बाद में जब उसे फिर गिरफ्तार किया गया तो लगा पुलिस शुरू से ही उस पर ध्यान दे रही थी। अलिबी ने पहले उन्हें यकीन दिला दिया था कि वो नहीं है। उन्होंने उस पूर्व प्रेमी की भी जांच की जिसकी ओर उसने उंगली उठाई थी, और जांच फिर उसी के पास लौटी। हमें एलिबी पर बात करनी होगी क्योंकि ये अजीब है। आपने इसका जिक्र किया था। स्टीफन, जो बॉयफ्रेंड है, तुरंत गिरफ्तार होता है। जांचकर्ता उसे ही मानते हैं। फिर वो कहता है, रुको, फोन रोक लो, मेरे पास 6 घंटे का एलिबी है। मैं ये YouTube लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तो वे लोग देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, हाँ, वाह, तुम YouTube पर थे, तुम लाइव थे। ठीक है, लगता है उस वक्त तुम मर्डर नहीं कर सकते थे। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जाहिर है इसमें कुछ खामियां हैं और यही आगे चलकर उसकी गिरफ्तारी का कारण बनेगा। लेकिन आपके क्या विचार हैं कि उसने एलिबी बनाने में इतनी मेहनत क्यों की? मेरा मतलब है 6 घंटे की ये लाइव स्ट्रीम मुझे पूरी तरह पूर्व नियोजित लगी। आपके विचार? खैर, ये बहुत अनोखा है। जाहिर है आप जानते हैं, अलिबी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का फायदा उठाना ये करने का एक दिलचस्प तरीका है, और मुझे हैरानी है कि दूसरों ने पहले ऐसा करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आखिरकार ये उल्टा पड़ गया, और शुक्र है कि पुलिस और जांचकर्ताओं ने इस कथित लाइव स्ट्रीम की गहराई से जांच की, जो असल में बिल्कुल भी लाइव नहीं थी। और यही इस मामले के सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि इसे मीडिया में इतनी ज्यादा तवज्जो मिली है। हाँ, आप सही कह रही हैं, क्योंकि आजकल लोग हमेशा फ़ोन साथ रखते हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ लॉ एंड क्राइम पर भी लाइव स्ट्रीम करते हैं। मेरा मतलब है ये तो लोग करते ही हैं, तो आप सही कह रही हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि हमने ऐसे और मामले क्यों नहीं देखे हैं। लेकिन आपकी बात सही है। ये अच्छी बात है कि डिटेक्टिव्स ने एक नज़र डाली, सरसरी तौर पर देखा और वो बोले, वाह, अच्छा, तो इस आदमी के पास एक अलीबाई है। लेकिन वो लोग ऐसे थे, रुको जरा, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो थोड़ा और गहराई से जांचते हैं। और फिर हुआ ये कि उन्होंने अपनी साइबर इन्वेस्टिगेशन टीम का इस्तेमाल किया और इस केस को पूरी तरह से खोल दिया। क्या आपको लगता है कि इसी वजह से दूसरी बार उसकी गिरफ्तारी और बाद में उस पर आरोप लगने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया? हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उन्होंने उससे कई बार पूछताछ की, शायद 8 बार जैसा कि मैंने पढ़ा था, तो उन्हें जरूर शक हो गया होगा। शायद उनके पास, आप जानते हैं, ऐसा ठोस सबूत था जिससे ये साबित होता हो कि उसने ही ये किया है। लेकिन फिर उनके पास एक बहुत मजबूत अलिबी था जिससे ये साबित हुआ कि वो उस समय बिल्कुल अलग जगह पर था। लाइव स्ट्रीमिंग, और फिर आखिरकार मेरा मानना है कि इससे उन्हें सही विशेषज्ञों को बुलाने के लिए प्रेरित किया गया ताकि वे जांच कर सकें। क्या उसने इस लाइव स्ट्रीम को फर्जी बना दिया था, जो आखिरकार उसने किया भी?
और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उसे पता था कि उसके पास ये कमजोरी है। क्या उसे चिंता थी कि वे ये पता लगा सकते हैं कि वो लाइव नहीं था। आप जानते हैं, एक लाइव स्ट्रीम जो पहले से रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन फिर भी आप जानते हैं, ये खुद को पेश करने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है, जैसे कि जब आप एक जगह अपराध कर रहे हों और दूसरी जगह खुद को दिखा रहे हों। हाँ, ये सब कुछ जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत बड़ी पूर्व नियोजित योजना दिखाई दे रही है। ये तथ्य कि उसने ये सब किया और ये एलिबी डिटेक्टिव्स को पेश किया और बोला, अरे मैं तो वहां था ही नहीं, मुझ पर तो कोई बात ही नहीं आती। मुझे लगता है धोखा ही मेरे लिए सबसे अलग है, और आपने भी यही कहा था। लोग इस केस में इसलिए दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि इसमें अनोखा पहलू है। वो यूट्यूब पर मशहूर था और उसके पास अपने लाइव स्ट्रीम का अलिबी था। ऊपर से मुझे फिर कहना पड़ेगा, यहाँ जो धोखा है, मतलब वो खुलकर कह रहा था, हे भगवान, मैं नैटली से कितना प्यार करता था। वो अंतिम संस्कार में गया, परिवार को सांत्वना दी और सोशल मीडिया पर त्रासदी की पोस्ट की। मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है जब ये आखिरकार ट्रायल तक पहुंचा, अगर आप अभियोजकों में से एक होती तो क्या आप इस बात को जरूर उजागर करती? ये वही आदमी था जो बाद में कातिल निकला और उसी ने उसके परिवार को सांत्वना दी। हाँ, मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से इस बात को जरूर उजागर करेंगे, और जो मैंने पढ़ा उसके मुताबिक ये बात निश्चित रूप से सजा तय करने के फैसले का हिस्सा थी। आप जानते हैं कि इससे उसकी सजा पर असर पड़ा। जज ने यह नोट किया कि उसने, आप जानते हैं, ऐसा व्यवहार किया जिसमें वो दिखावा कर रहा था। आप जानते हैं, जैसे कि वो उसका शोक मना रहा हो, उसके परिवार के साथ उस त्रासदी पर दुख बांट रहा हो, सोशल मीडिया पर यह दिखा रहा था कि वह कितना परेशान है और अपने दोस्तों से उसके बारे में बातें कर रहा था। मेरा मतलब है, वो पूरी तरह दिखावा कर रहा था, और मुझे लगता है कि इसी वजह से उसे इतनी बड़ी जेल की सजा मिली। हाँ, ऐसे मामलों में यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि अगर कोई त्रासदी होती है और हम हमेशा कवर करते हैं तो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। हम जरूरी नहीं कि उन्हें दोष दे सकते हैं, लेकिन अगर वे परिवार के साथ मिलकर शोक मना रहे हैं और आप उनके लिए जो दुख महसूस करते हैं उसमें शामिल हो रहे हैं, और फिर जब पता चलता है कि वही व्यक्ति इस घटना का जिम्मेदार है, तो ये बहुत डरावना होता है। कम से कम इतना तो है ही। मुझे लगता है कि अगर नताली की हत्या कैसे हुई इस पर बात करें तो सवाल है कि क्या अभियोजक भी इस पर ध्यान देंगे। उसकी मौत का तरीका बहुत भयानक लगता है। उसके शरीर पर कई बार चाकू से वार किए गए थे, गला घोटा गया था, सिर पर जोरदार वार किए गए थे और कुंद वस्तु से गंभीर चोटें पहुंचाई गई थीं। मेरे लिए ये सब सुनना बहुत भयानक और भावनात्मक अपराध जैसा लगता है। ये ऐसे नहीं था कि कोई स्नाइपर मैदान के दूसरी तरफ से गोली चला रहा था, और किसी को गला घोटना एक बहुत ही निजी अपराध लगता है। ये तुरंत नहीं होता। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ। आप जानते हैं, सबसे पहले यह इरादे को साबित करने में भी मदद करता है, और अभियोजकों को हत्या का आरोप साबित करने के लिए यह दिखाना था कि उसने ये किया और उसने जानबूझकर उसे मारने या गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था। और सबसे पहले जिस तरह से ये हुआ, जिस तरह से हत्या की गई, वह कितनी हिंसक थी कि उसने उसे चाकू मारा और गला घोटा। मेरा मतलब है, इसमें कोई शक नहीं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, और उसका पहले से अलिबी तैयार करना भी उसके इरादे को दिखाता है। जिस तरह से वो उसके घर गया, उन तरीकों से जिनसे उसे उम्मीद थी कि उसका पता नहीं चलेगा। मेरा मतलब है, ये बातें इरादे को दिखाती हैं, लेकिन अपराध बहुत क्रूर था। और आप जानते हैं, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उत्तरी आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम में हैंडगन हासिल करना बहुत मुश्किल है, तो शायद वो हैंडगन नहीं ला सका। अगर उसके पास हैंडगन होती तो शायद ये कम हिंसक होता, मौत जल्दी हो जाती, लेकिन शायद वो एक धीमी मौत भी चाहता था। और कभी कभी आप जानते हैं, दुर्भाग्य से जिस तरह से अपराध किया जाता है, उससे आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में हिंसा की मात्रा बढ़ाना चाहता है क्योंकि वह उस व्यक्ति से बहुत नाराज है। और शायद यही बात जूरी ने भी सोची होगी। हे भगवान, मैं भी ऐसे ही किसी मामले में यही सोचती। जब उसकी मौत कैसे हुई, ये सारे तथ्य सामने आते हैं। और एक बात जो मैं यहाँ नहीं भूलना चाहती, वो ये है कि हमारे पास एक 32 साल की महिला है जिसकी मौत हुई, और वो सिर्फ मरी नहीं थी, उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। साथ ही वो तब गर्भवती भी थी। क्या ये जुरी को और ज्यादा प्रभावित कर सकता है? हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है, उसने एक अजन्मे बच्चे की भी हत्या कर दी। कहा जाता है वो उसका अजन्मा बच्चा था। एंड आप जानते हैं, जज ने भी नोट किया कि उसका ऐसा करने का भी इरादा था। उसे पता था कि वह गर्भवती है।
और इसी वजह से आप जानते हैं ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि जब उसे पता था कि वो अपने गर्भ में एक बच्चा लिए हुए थी तो उसने इतना हिंसक तरीका क्यों अपनाया। ये वाकई बहुत दुखद है। मेरा मतलब है इस केस के तथ्य वाकई बहुत बहुत परेशान करने वाले हैं और हमने अभियोजन पक्ष के बारे में काफी बात की है क्योंकि जाहिर है हमें पता है कि केस कैसे खत्म हुआ, लेकिन मान लीजिए कि उस पर अभी अभी आरोप लगाए गए हैं। हम ट्रायल से पहले तैयारी कर रहे हैं। आप बचाव पक्ष की वकील हैं। आप इस आदमी के लिए क्या दलील देंगी? खास बात यह है कि उसने गवाही नहीं दी थी और इसलिए क्योंकि उसने गवाही न देने का फैसला किया और दी भी नहीं, तो शायद उसने यह फैसला खुद ही लिया, या फिर आप जानते हैं अपने वकीलों से सलाह मशवरा करने के बाद क्योंकि वो जिरह नहीं करवाना चाहता था, तो फिर उसकी तरफ से दी जाने वाली दलीलों की भी एक सीमा रह जाती है। उन्होंने शायद अभियोजन पक्ष के सबूतों में कमियां निकालकर ये दिखाने की कोशिश की कि उसे अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। मुझे नहीं पता बचाव पक्ष के वकीलों ने लाइव स्ट्रीम का समर्थन किया या नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो शायद उन्हें इसे समझाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ चाहिए होता। शायद ऐसा हुआ हो, आप जानते हैं, जहां वे तकनीक को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। ये ज्यूरी के लिए भ्रमित करने वाला हो सकता है। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आया कि अभियोजकों को कैसे पता चला कि वो लाइव स्ट्रीम नहीं थी जबकि उसे ऐसे ही दिखाया गया था। इसका कुछ लेना देना था कि डेटा कैसे, आप जानते हैं, रिकॉर्ड किए जाने पर लाइव स्ट्रीम के मुकाबले पीछे चलता है, तो इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों की जरूरत थी। शायद उन्होंने इसे साबित करने के लिए गवाही दी। मुझे नहीं पता कि बचाव पक्ष ने अपने खुद के विशेषज्ञ बुलाए या नहीं, लेकिन उन्हें उसमें कमियां निकालने की कोशिश करनी पड़ी होगी और एलिबी को बनाए रखने और उसे टिकाए रखने की कोशिश करनी पड़ी होगी। हाँ, उससे निपटना मुश्किल है क्योंकि आप सही हैं। मैं तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, बस विशेषज्ञों की गवाही मान रही हूं। लेकिन मूल रूप से ऐसा लगता है कि जब आप लाइव स्ट्रीम करते हैं और जब आप रिकॉर्ड करके उसे ऐसे पोस्ट करते हैं जैसे वो लाइव स्ट्रीम हो, तो डेटा अलग होता है। और यही बात उन कई मामलों में इतनी मुश्किल हो जाती है जिनकी हम रिपोर्टिंग करते हैं। अगर कोई सेल फोन है, कोई टेक्स्ट मैसेज भेजा गया है या आपका फोन कहीं पिंग करता है, तो ऐसी चीजों का विरोध करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जाहिर है यही यहाँ हुआ कि उसे दोषी पाया गया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने ये बात कही थी कि उत्तरी इंग्लैंड में, या माफ कीजिए उत्तरी आयरलैंड में जहाँ ये घटना हुई, वहाँ आग्नेयास्त्र रखना ज्यादा मुश्किल है। इंग्लैंड में भी, लेकिन वो एक अलग बात है। तो आपके हिसाब से उत्तरी आयरलैंड का ट्रायल और अमेरिकी आपराधिक न्याय प्रणाली एक जैसी थी? क्या दोनों में समानता थी? आपकी राय क्या है? देखिए, ये इंग्लैंड जैसा है क्योंकि दोनों यूनाइटेड किंगडम में हैं और दोनों की कॉमन लॉ सिस्टम है, तो उस लिहाज से ये यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा ही है। ये एक कॉमन लॉ सिस्टम है। यूनाइटेड किंगडम में उनके पास अलग अलग कोर्ट्स हैं। मुझे लगता है कि ये क्राउन कोर्ट में हुआ होगा क्योंकि ये एक बहुत गंभीर अपराध है। इसमें उसे जूरी का अधिकार मिलता और उसके पास जूरी थी भी। ये प्रक्रिया अमेरिका के आपराधिक मामलों से अलग है और इसकी कार्यवाही भी अलग होती है, लेकिन कानून और प्रक्रिया दोनों के लिहाज से इसमें काफी समानताएं भी हैं। हाँ, आपने सही कहा कि अगर उन्होंने सफाई में गवाही दी होती तो जिरह के लिए तैयार रहना पड़ता, जैसा अमेरिका में आम है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर भी जूरी ने उन्हें दोषी ठहराया। क्या आपको ये फैसला चौंकाने वाला लगा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। आप जानते हैं, एक बार जब अभियोजकों ने पता लगा लिया कि यह लाइव स्ट्रीम नहीं थी, और आप जानते हैं उन्होंने तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से शायद बहुत मजबूत सबूत पेश किए कि यह लाइव स्ट्रीम नहीं थी। मुझे लगता है कि तब उनका बहाना टूट जाता है और साफ हो जाता है कि ये एक चाल है। आखिर वही था जिसने उसे खोजने का नाटक किया, जबकि एक दिन पहले ही मार दिया था। और जरूर वहां पर्याप्त डीएनए सबूत रहे होंगे जो उसे अपराध से जोड़ते हैं। तो कुछ मायनों में ये शायद एक बिल्कुल साफ मामला था, खासकर क्योंकि उसके पास शायद ज्यादा बचाव भी नहीं था। अगर उसके पास वाकई में कोई मजबूत बचाव होता, या उसे लगता कि वो जूरी के सामने विश्वसनीय लगेगा, या वो जूरी पर असर डालने वाली भावनात्मक दलील दे सकता है, तो शायद वो गवाही देता। लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हाँ, अगर हमारे पास डीएनए या सेलफोन डेटा है, जैसे उसका फोन खास जगहों पर पिंग कर रहा था, तो मुकाबला मुश्किल है। हमने यूट्यूब लाइव स्ट्रीम का भी जिक्र किया है। मेरा मतलब है उसके खिलाफ काफी कुछ था। मुझे फैसले पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई
क्या आपको इस सजा पर हैरानी हुई? तो उसे 31 साल की सजा सुनाई गई है। और यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में, मेरा मतलब है, जाहिर है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य में हैं। क्या वहाँ मौत की सजा दी जा सकती है या उम्र कैद? उम्र कैद बिना पैरोल के, जैसे भी हो सकता है। मुझे लगता है जब भी मैं आपसे बात करती हूँ, जिन अपराधों पर यहाँ उम्र कैद या कभी बाहर ना निकलने की सजा मिलती है, वह सजाएं अलग होती हैं। क्या आप मुझे उसकी सजा, यानी उसे जो 31 साल मिले, उसके बारे में समझा सकती हैं? हाँ, मेरा मतलब है 31 साल की सजा बहुत बड़ी होती है। जाहिर है महा अपराध करने के बाद किसी को सुधारने और पुनर्वासित करने पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाता है। तो सजाएं कभी-कभी हल्की हो सकती हैं, लेकिन 31 साल की सजा बहुत बड़ी सजा है। मेरा मतलब है अगर वो जेल से बाहर निकला तो तब तक वो बहुत बूढ़ा हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि उत्तरी आयरलैंड की आम जनता संतुष्ट थी। मुझे लगता है परिवार भी संतुष्ट नजर आ रहा था। मैंने परिवार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं देखा जिसमें उन्होंने कहा हो कि सजा और लंबी होनी चाहिए थी। परिवार को लगा कि ये हमारे लिए उम्र कैद जैसा है, क्योंकि हमने उसे अपनी जिंदगी के लिए खो दिया है। हमने उस अजन्मे बच्चे को भी खो दिया जो दादा दादी के प्यार में पलता, पोता या पोती होता। मुझे लगता है शायद वे भी चाहते थे कि उसे भी उम्र कैद मिले जैसे उन्हें मिली। मुझे लगता है जब मैं उसके परिवार के बारे में सुनती हूँ तो मैंने उसके भाई बहनों और माता पिता की कई पोस्टें देखी हैं। वे नताली की याद में वॉक करते हैं, घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता के लिए। ऐसे मामले के बारे में बात करना दुखद है क्योंकि ये रोका जा सकता था, ऐसा होना जरूरी नहीं था। और ये वाकई दुखद है, जिन विवरणों से हमें आज गुजरना पड़ा और जिनके बारे में बात करनी पड़ी। लेकिन डेविड टिफरी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें इस केस के बारे में विस्तार से बताया। धन्यवाद। और यहीं पर आज का एपिसोड स्कैंडल फिलहाल यही खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया और ज्यादा देखना है या सोशल मीडिया पर जुड़ना है तो इंस्टाग्राम पर सियरा गिलेस्पी सर्च करें। एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी होस्ट सियरा गिलेस्पी हूं। अगली बार फिर मिलेंगे।